नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हम विशाल पांडे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विभाकर जहां मौजूद हैं। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी एक ऐसा टॉपिक है जो भारत में कुछ ज्यादा ही प्रचलित है आजकल के दिन में, और ट्विटर पे जो है ट्रेंड कर रहा है एक हैशटैग। उस हैशटैग का नाम है हैशटैग नो जॉब नो वोट। इसके पहले नो जॉब नो वोट के पहले भी एक ट्रेंड कर रहा था हैशटैग। उस हैशटैग के बाद मोदी रोजगार दो, जी हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था। क्यों युवा भारत के जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड करवा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो बेरोजगारी की सीमा है वो कहीं ना कहीं सर के ऊपर चली गई है, और युवाओं की जो आवाज है वो सरकार सुन नहीं पा रही है। तो युवाओं के पास एक सोशल मीडिया ही हथियार बचा हुआ है, उसके माध्यम से वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। विभाकर जी, सबसे पहले आप ये बताइए, कांग्रेस के सरकार में बेरोजगारी थी लेकिन कम थी। इससे बीजेपी ने अपना वादा किया था, उसका मेन मोटो ही यही था कि अगर हमारी सरकार आती है सत्ता में तो सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन हम करेंगे। मोदी जी ने तो ये 2014 की रैली में कहा था कि अगर हम आते हैं तो इतने रोजगार लेके आएंगे कि कोई युवा घर पे खाली नहीं बैठेगा, रोजगार हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अच्छे से। फिर क्या रीजन है कि रोजगारी की जो सीमा है, बेरोजगारी की जो दर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है भारत में? सरकार की कोई भी जो आर्थिक नीतियां वो इस दिशा में आगे बढ़ ही नहीं रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए जी। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सरकारी सेक्टर है जहाँ पे रोजगार के अवसर हैं जी, जहाँ पे रोजगार के अवसर के एक क्रेज भी है युवाओं के बीच में। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार आती गई, उन्होंने पहला प्रहार यही किया कि सरकारी रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने कटौती कर दी। सरकारी रोजगार का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब सारे क्षेत्रों में मंदी होती है तो यहाँ से एक आस जगती है कि चलो अभी हम सरकारी क्षेत्र के लिए काम करते हैं, युवा प्रोत्साहित होते हैं, सालों तैयारी करते हैं, फिर इस क्षेत्र में आते हैं। हाल के दिनों में सरकार ने इस क्षेत्र में भारी कटौती कर दी है। हालांकि सरकारी सुविधाओं में ज़्यादा इजाफा हुआ है बाबुओं के लिए, सांसद महोदयों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोगों की सुविधा उनमें कटौती हो रही है, बराबर युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। तो ये एक चुनौती वाला कदम है, सरकार कैसे संतुष्ट करे, क्योंकि यही युवा है जो मोदी का कोर वोट बैंक है और राष्ट्रवाद के नाम पे, बाकी मुद्दों के नाम पे वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। इन्हें साथ रखना बहुत बड़ा चुनौती है सरकार के लिए। भारत में अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो 9 में से हर एक व्यक्ति बेरोजगार है। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी जो पिछले 6 महीने में है वो चरम सीमा पार कर गई है। दिसंबर में जो देश में बेरोजगारी की दर थी वो 9.06% थी। वहीं एक महीने पहले की अगर बात करते हैं तो नवंबर में ये बेरोजगारी की दर कम थी, 6.51% थी। हाँ, और ये शहरी बेरोजगारी हो गई। अब ग्रामीण बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो 6.26% से बढ़कर अभी 9.15% तक पहुंच गई है। क्या कुछ कारण है कि शहर में तो बेरोजगारी है ही, इसके साथ साथ गांव के जो किसान थे या गांव के जो युवा थे जो ग्रामीण तौर पे रोजगार करते थे, या ग्राम पंचायत ले लीजिए या डाक विभाग में ले लीजिए, या गांव में जो रोजगार होते हैं वो करते थे, उनमें भी बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। सरकार ने इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया जी। और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार ही जिम्मेदार नहीं हो सकते। अगर आप देखेंगे तो जो ग्रामीण इलाका है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो कोई भी राज्य सरकार जॉब देने की गारंटी दे नहीं रहा, न वो इस दिशा में काम कर रहा है। बस वो चुनावी वादों के जरिए फ्री बांटकर चुनाव जीत लेना चाहता है, बाकी जिम्मेदारियों से हट जाना चाहता है। चाहे हरियाणा सरकार देखे 75% जॉब की जो गारंटी दी है वो उन्होंने कानून बना के दिया प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं दी जाती है? तो इन्होंने एक पल्ला झाड़ने वाला काम कर दिया। सरकारी नौकरी की आप बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ एक आपसे पॉइंट पे क्लियर होना चाहूंगा, एक बात पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार में जो सरकारी विभाग में नौकरियां आती थी या जो सरकारी विभाग को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार जैसे नीलाम कर रही है या बेच रही है या फिर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो चाहे बात करें भारतीय रेलवे की या भारतीय पेट्रोलियम की या LIC की, या ऐसे कई विभाग हैं जिनको भारत सरकार जो है या तो नीलाम कर रही है, बंद कर रही है या प्राइवेट कर रही है। तो ऐसे में जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां आती थी, जॉब्स आते थे, जिनको भारत के युवा जो हैं वो बेसब्री से इंतजार रहता था उनको कि सरकार हमारे लिए नौकरी ला रही है। अभी के मामले में अगर देखा जाए तो सरकार ने कई विभागों में नौकरियां ही बंद कर दी है, और जो वैकेंसीज आ रही है वो भी बहुत कम आ रही है, और जो वैकेंसीज आ रही है उनकी एग्जाम तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो नौकरी मिल ही नहीं रही। सरकार का ये प्रावधान ही नहीं है कि वो सरकारी नौकरी दे जी। सरकार की जो नीतियां है आर्थिक, उसमें है कि कितने सरकारी नौकरी में कटौती की जाए आने वाले समय में, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ता है, ये इनका मानना है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी के पदों को आप खत्म की जा रहे हैं
और जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ कॉन्टैक्ट पे लोगों को रखे जा रहे हैं। तो सरकार जो काम उसे 20-25 हज़ार में हो रहे हैं उसके लिए वो 60,000 70,000 क्यों दे? तो सरकार का काम रुक नहीं रहा है, सरकार का काम हो रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल करवा रहे हैं, ठेकेदारी के सिस्टम से करवा रहे हैं, उनका काम हो रहा है। तो ये बात है कि सरकार में जो काम है जिसे हम प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं वो सरकार का ही काम है, जिसे वो ठेकेदारों के माध्यम से नोडल एजेंसी के माध्यम से करवा रहे हैं, पर डायरेक्ट बहाली वो नहीं कर रहे हैं, उसमें वो बार बार कटौती कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि ये और ज़्यादा कटौतियाँ हो। अगर यूपीए की समय बात करें तो भले ही वहाँ प्राइवेटाइजेशन में कम जॉब थे लेकिन सरकारी स्तर पर बहालियाँ हो रही थी, लेकिन अब सरकारी स्तर पर बहालियों में बहुत कटौती हो गई है। और चूंकि पहले इसलिए सवाल नहीं उठते थे कि प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा जॉब थे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब चले गई, सरकार पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि आखिर बिना युवाओं को रोजगार दिए सरकार कैसे अपने साथ रोके पाएगी। बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कोरोना महामारी जो पिछले 1-1.5 साल से अपने देश में या पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो डगमगा गई कोरोना की वजह से, भारत में भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा कोरोना का, हमारे जीडीपी पे असर पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई। इसमें मोदी जी ने अब एक नया टर्म लेके आ रहे हैं मोदी जी कि आत्मनिर्भर बने भारत में जो है आत्मनिर्भर लोग ज्यादा बने, लोकल फॉर वोकल का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में मेरा आपसे ये एक सवाल है कि जो भारत के बच्चे हैं वो किसी प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ रहे हैं, किसी प्रोफेशनल डिग्री को ले रहे हैं, जैसे एमबीए की बात करें, एमसीए की बात करें या जर्नलिज्म की बात करें या अलग अलग फील्ड की बात करें, मैनेजमेंट की, तो जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए कर रहे हैं। अगर हर कोई आत्मनिर्भर बन जाएगा तो नौकरी कौन करेगा? और आत्मनिर्भर बनने के लिए तो पूंजी भी चाहिए, चाहे वो आप छोटा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम मैथ रखते हैं, जब हम साइंस रखते हैं तो हमारा एम्बिशन होता है कि हमें इंजीनियर बनना है। ऐसा नहीं है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर तैयारी करके हम 7 लाख 10 लाख रुपया फी भर के बाद में हमें बोला जाए कि आप भाई पकौड़ा तलो। जब पकौड़ा तलना हो इसके लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। पकौड़ा तलने की आप बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो कई युवा ये भी ट्रेंड करवा रहे हैं कि मोदी जी हम पकौड़ा तलने को तैयार हैं लेकिन आप हमें तेल का पैसा तो दो, तेल तो सस्ता कर। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हालत किस कदर बदतर हो चुके हैं। उसका कारण ही यही है कि सरकार सारी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। स्कूल कॉलेज बनवा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं कि स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, पर उसमें शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। अगर ये स्कूल कॉलेज बनेंगे, ठेकेदार होंगे, उनके कार्यकर्ताओं को पैसे जाएंगे, सरकार को कमीशन जाएंगे, विधायक कमाएंगे, सांसद कमाएंगे, पार्टी कमाएंगे, स्थानीय स्तर पर लेबर को भी वर्क मिल जाएगा। पर अगर टीचर की बहाली होगी तो उसमें पढ़े लिखे युवाओं को मौका मिलेगा। तो सरकार उस जिम्मेदारी से बच रही है। वहाँ शिक्षकों की बहाली नहीं है। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्टर का हर जगह प्रावधान किया गया, प्रोजेक्टर है, इसमें पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन होगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए इंस्ट्रक्टर की बहाली नहीं हो रही है। ऑनलाइन कौन पढ़ाएगा? डिजिटल शिक्षक की बहाली नहीं है। जो एलिजिबल है उसको ले नहीं रहे हैं, जो लोग वहाँ लगे हुए हैं जिसको जानकारी नहीं है उसके ऊपर थोपा जा रहा है। तो स्कूल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्कूल बनाने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहाँ पढ़ाए कौन, चलाए कौन। तो सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल बना के वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जी, भारत सरकार की एक बॉडी है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय सरकार में, राजतंत्र में या जो भी स्टाफ होते हैं भारत सरकार के, उनको वो सिलेक्ट करती है। क्वालिफाई अगर होते हैं तो एग्जाम देके उनको फिर वो नौकरी प्रोवाइड करती है, चाहे सचिवालय, रेलवे, एसएससी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में। एसएससी में अभी कुछ हाल ही में घटना हुआ है जिसकी वजह से मोदी रोजगार दो, #मोदी रोजगार दो को चलाया युवाओं ने। उसमें हुआ कुछ ऐसा है कि कई युवा हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, अच्छे नंबर से आए थे, इतना मतलब उसमें तो कुछ ऐसे भी युवा थे जिनका 200 में से 200 नंबर आ गया था और बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया था। और ये 2018 का रिजल्ट था, 2019, 20, 21 का तो रिजल्ट ही अभी नहीं आया। 2018 के रिजल्ट में ऐसा हुआ, उनका रिजल्ट भी आया, क्वालिफाई भी किया उन्होंने, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। इसकी वजह से वो परेशान होकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। क्या कारण है कि एसएससी भी अब नौकरी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है? ऐसा क्यों? एसएससी तो वही करेगी जो सरकारी गाइडलाइन होगी। एसएससी को अपने तरफ से वो कुछ कर नहीं सकते। तो जब नौकरी देना नहीं तो वैकेंसीज निकाल क्यों रही है? वो एक दबाव बनाने के लिए कि हम कर रहे हैं, उनको एक नोटिफिकेशन दिखानी होती है कि हम हर साल बहाली कर रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन निकालते हैं। पर उस नोटिफिकेशन में कितने लोग, अगर 10 लोगों को आप बहाली कर दें और उसका नोटिफिकेशन दिखा दें, भले कि हमने बहाली की, इस सेशन में हमें इतनी बहाली की, लेकिन बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो पैसे लगते हैं ना,
पैसे लगते हैं कि नहीं? जब बच्चे अपना खुद का पैसा लगा के फॉर्म भरते हैं, डिग्री अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार से एक आस होती है कि हमने फॉर्म भरा है, अच्छा एग्जाम गया है। नहीं तो ये भी एक जरिया है कि सरकार उस फॉर्म रेवेन्यू जनरेट करती है, उसे वो कमाने की सोच रही है। जॉब नहीं देना है, बेरोजगार बनाया हुआ है, बेरोजगार आदमी जैसे तैसे ट्यूशन कर रहा है, फिर उसे वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, फिर उनसे पैसा लेते हैं, सवाल भी गलती पूछते हैं, फिर सवाल को करेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो पैसा दीजिए, हम तब इसको सही करेंगे। भाई आपने गलत सवाल क्यों पूछा, आपने हमारा एग्जाम में समय खराब कर दिया। फिर हम जब पूछते हैं कि नहीं आपने गलत सवाल पूछा है, तो फिर बोलते हैं 500 हमको दो। तो ये सब एक वसूली का धंधा बना दिया, फॉर्म फिलअप करो तब हम। बेरोजगारों से तो सबसे पहले फी लगनी ही नहीं चाहिए थी, उनसे पैसा लेते हैं, चाहे यूपी हो बिहार हो। अब बिहार का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपको 700-800 रुपये से कम नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार का कोई भी फॉर्म भरिए तो इतना ही पैसा लगता है। नेट का फॉर्म भरिए यूजीसी का तो उनका भी 1000 का फॉर्म है, फिर उसमें भी सवाल की गलतियाँ होगी तो 500 रुपये पर सवाल का दीजिए आप। तो ये सब जो तरीका है सब रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है। सवाल गलती आप करो, दंड हम भुगतान करें। तो हमने बात कर लिया कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, आखिर ये बेरोजगारी क्यों चल रही है, सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है। अब हम इस पे बात करते हैं कि सरकार क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये बेरोजगारी की जो दर है, बेरोजगारी की जो मार है, जिससे युवा परेशान है, ये कहीं ना कहीं कम हो, रोजगार का सृजन हो, रोजगार आए। बताइए इस पे बात। इसके लिए तो सरकार को पहले मेंटलिटी स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हमें वाकई में युवाओं को रोजगार देना होगा। पल्ला झाड़ने वाली जो प्रवृत्ति है उससे उन्हें अलग हटना पड़ेगा कि नहीं, हम जैसे पिछली बार जब बहुत ज़्यादा सवाल उठे कि मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिए, तो इन्होंने ईपीएफओ पीएफ वगैरह इधर उधर आसपास के आंकड़े जुटा के उस बेरोजगारी के आंकड़े को ढक कर दिए कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर पीएफ अकाउंट खुले हैं तो लोगों को रोजगार मिले हैं, पर ये सब वास्तविकता से छिपने की कोशिश है ये सब। तो सरकार को पहले तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि वाकई देश में बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। पहले तो इस बात को स्वीकार करे सरकार। उसके दिशा में है कि सरकार जॉब के कहाँ कहाँ अवसर बन रहे हैं। आप हर युवाओं से आप ये नहीं बोल सकते हो कि स्वरोजगार करे। हर आदमी का स्किल अलग होता है, उस स्किल के हिसाब से उसे काम चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इंजीनियर बनना चाहता है, आप जॉब नहीं दे और पकौड़ा तलो, क्या करेगा पकौड़ा तल के भाई? तो स्कूल कॉलेज बंद कर दो, स्किल कॉलेज बंद कीजिए तो आपका और भी पैसा बचत होगा। आपको टीचर नहीं रखनी पड़ेगी, स्कूल नहीं बनानी पड़ेगी, पकौड़ा बेचने के लिए जरा स्किल की जरूरत नहीं है, पकौड़ा बेचेगा। कहना चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो खत्म करना चाहती है एक तरीके से। ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लेटरल एंट्री दे दी है कि वहां भी संकट का काल है, क्योंकि वहां भी हमको परमानेंट एम्प्लॉय ना रखना पड़े, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी ना हो, हम बाहर से उसे ले ले, टेम्परेरी ले ले, उनकी सेवा का लाभ लें, हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले हम वहां भी। तो धीरे धीरे चूंकि जो देश को चलाते हैं एक्चुअल में तो ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट की संख्या में भी कटौती कर रहे हैं। और बाकी कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेटिक पद है जहाँ ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए था, उसको हटा के वहाँ टेम्पररी ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस के नाम पे रखा जा रहा है कि ये ऐसे लोग हैं, इनको यहाँ पे रखा है, तो वहाँ भी एक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को पहले स्वीकार करे कि देश में बेरोजगारी है, और ये भी स्वीकार करे कि ये युवा उनके मतदाता है जो उनके साथ टैग है, तो इनको रोजगार चाहिए, फिर चाहे वो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी स्कूल कॉलेज बना देने से नहीं होगा। जो शिक्षक बनना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज बन गया, शिक्षक बिहार की स्थिति देखिए, प्रोफेसर कॉलेज के कॉलेज हैं, प्रोफेसर नहीं है। स्कूल जाइए 15,500 20,000 पे ठेकेदार शिक्षक बैठे हुए हैं, क्यों? वहाँ पे उबाली नहीं करना चाहते। बिहार में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है जो नॉर्मल 3 या 4 साल की होती है, वो बिहार में 6 साल 7 साल में भी डिग्री नहीं मिल पा रही है। ये एजेंडा में ही नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सिर्फ मोदी सरकार का सवाल नहीं है, आप यूपी जाओ, बिहार जाओ, झारखंड जाओ या हरियाणा आ जाओ, हेल्थ और एजुकेशन उनके एजेंडा में ही नहीं है। उनको लग रहा है कि प्राइवेट प्लेयर आए, एजुकेशन दे, आप उसे अपने तरीके से चलो। हेल्थ जो है वो भी प्राइवेट में, वहाँ भी अपने स्तर पे जाओ। इन्हें एक दबाव बन रहा है, इसीलिए ये अभी तक इस सेक्टर में निवेश करने की कोशिश करते हैं। बस चले तो इस दोनों को बंद कर दे, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दे। आने वाले समय में देखें कि प्राइवेट सेक्टर जो है आगे आ रहा है, सरकारी नीचे जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो उस क्षेत्र में इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि लोग मजबूर होकर दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में, कि भाई बच्चों को सही एजुकेशन मिले, हम उसे सही, चूंकि बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। सरकार की स्थिति बदतर कर दी है। यूपी बिहार का आपने देखा, यूपी का देखा किस तरह का हो रहा है। तो यही कारण है कि सरकार को स्वीकार करना पड़े
और अगर इन युवाओं ने उनको 2019 में वापस लाया, अगर नहीं होगा तो यही युवा उन्हें गद्दी से उतार कर घर भेज देंगे। घर भेज सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की विश्लेषण बेरोजगारी को लेकर। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से, सरकार जो नौकरियां नहीं दे पा रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, उसी की वजह से हमारे जो हाई क्वालिफाइड युवा हैं वो विदेशों में जाकर नौकरी करने को मजबूर है। चाहे वो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हो गए या उनके जैसे और भी कई बड़े बड़े पदों पर विदेशी कंपनियों में जो भारतीय युवा रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यही वजह है। आज के वीडियो में हमने बस आपको यही बताया कि बेरोजगारी की दर क्या है, बेरोजगारी क्यों है और बेरोजगारी खत्म कैसे होगी। आशा करते हैं कि सरकार कुछ ऐसे ठोस कदम फ्यूचर में जरूर उठाएगी जिससे बेरोजगारी की जो ये मार है, जिससे युवा परेशान है भारत के, उनको थोड़ी सी राहत मिले और रोजगार का सृजन हो। देखते रहिए DNP इंडिया। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव अगर आपको देना हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।